मनीष जैन, सीईओ एंड फाउंडर ऑफ सत्कार सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमने हमारे न्यू ईयर रिजोल्यूशन में बताया था कि हम एमजे टॉक शो, हमारा पॉडकास्ट का दूसरा सीजन हम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम एक्सपर्ट को बुलाने वाले हैं और एक्सपर्ट के जरिए हम आप लोगों तक बहुत अच्छी बातें, कंटेंट और लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करने वाले हैं। तो हमारा एमजे टॉक शो जो अपग्रेडेड वर्जन है उसका पॉडकास्ट का आज पहला दिन है, पहला पॉडकास्ट है और हमारे साथ है बालकृष्ण लक्ष्मण जोशी यानी कि बीएल जोशी सर। बीएल जोशी सर के बारे में मैं आपको बताऊं तो वो सॉफ्ट स्किल ट्रेनर है, लाइफ कोच है, सर्टिफाइड इमेज कंसल्टेंट है, फैसिलिटेटिव ट्रेनर है, एक्सपीरियंशियल एजुकेटर है और वो एनएलपी प्रैक्टिशनर है और अभी 15 साल के एक्सपीरियंस के दौरान 500 से ज्यादा सेमिनार और वेबिनार वो कर चुके हैं और 500 से ज्यादा सेमिनार के अंदर करीब 10,000 से ज्यादा लोगों को वो ट्रेन कर चुके हैं और वो 10,000 लोग आप और हमारे जैसे कोई टीचर्स हैं, कोई प्रोफेशनल्स हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेस ओनर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं और वो आज हमारे बीच में हैं। ये जो पॉडकास्ट होने वाला है ये यूथ सेंट्रिक पॉडकास्ट होने वाला है, जिसमें यूथ को बहुत कुछ सीखने मिलेगा। आज की जो जनरेशन है वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रही है और उसको कैसे टैकल किया जाए, वो सारी बातें यहाँ पर सीखने मिलेगी। तो हमारे बीच में है बालकृष्ण लक्ष्मण जोशी, बीएल जोशी सर। सो वेलकम टू बीएल जोशी सर, थैंक यू फॉर कमिंग। आप आए, आपने वक्त निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब यहाँ पे हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले तो सर आपका एलआईसी के अंदर इंश्योरेंस सेगमेंट के अंदर आपका इतना एक्सपीरियंस, इसके बाद आप ट्रेनिंग इंडस्ट्री के अंदर आए, इसके बाद आप लायनिज्म में आकर के सोशल वर्क कर रहे हैं। आप अपने बारे में, अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा सा हमारी ऑडियंस को बताइए। एक तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थैंक यू सो मच for inviting me here. I am really honored to be a part of this MJ Talk Show. एक बहुत बेहतरीन आप काम कर रहे हैं और आज युवकों के लिए आपने जो ये सेशन बनाया इसके लिए मैं दिल से बहुत खुश हूँ। रही बात आपके सवाल की, yes, I have started my career with the insurance industry as a marketing professional. थोड़ा सा काम का नेचर ऐसा था, I am in touch with the youth. बहुत सारे इंश्योरेंस एडवाइजर्स हमारे साथ काम करते हैं एंड टू फैसिलिटेट देम, टू हेल्प देम, टू मोटिवेट देम, देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड टू बी डन। उसमें से मेनली सॉफ्ट स्किल्स के बारे में उनको सिखाना बहुत जरूरी होता है क्योंकि उनका 1-to-1 कॉन्टैक्ट होता है, ग्रुप से कॉन्टैक्ट होता है। तो दे शुड नो व्हाट इज सॉफ्ट स्किल्स एंड हाउ बेस्ट दे शुड मेक द यूज ऑफ द सॉफ्ट स्किल्स, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट द सॉफ्ट स्किल्स। आज बात ऐसी है कि हर एक आदमी अपने डोमेन नॉलेज के बारे में बिल्कुल परफेक्ट होता है, लेकिन अलॉन्ग विद द डोमेन नॉलेज ही हैज टू हैव द सॉफ्ट स्किल्स। थोड़ा सा सरप्राइज रहेगा, लेकिन अगर आप डोमेन नॉलेज की बात करते हैं तो दैट विल गिव यू सक्सेस टू द एक्सटेंट ऑफ 15%, बट योर रियली सक्सेस इज बेस्ड ऑन 85% ऑफ द सॉफ्ट स्किल्स विच यू मस्ट बी इन योर पोजीशन एंड दैट कैन गिव यू सक्सेस. So that is how I have started with the soft skills with the insurance advisors. Okay, एक वर्ड आपने यहाँ पे यूज किया, फैसिलिटेटिव ट्रेनर. What is facilitative? हमारे ऑडियंस को बताइए. मनीष, एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछा. Today we are in the 21st century and this generation is a fabulous generation. हम जब स्कूल में थे तब माहौल अलग था, आज के ज़माने का माहौल अलग है। आज अगर यूथ की बात करें तो बोलते हैं कि आप हमें सिखाओ मत, ज्ञान नहीं देना, ये आज यूथ, एंड दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट बिकॉज आज के यूथ एकदम पावरफुल है। आज दे आर कनेक्टेड विद द टेक्नोलॉजी और ये गूगल बाबा इज अ बिग टीचर। सो वो ज्ञान लेना नहीं चाहते, तो उनको किस तरीके से मोल्ड किया जाए, तो इंस्टेड ऑफ लेक्चरिंग देम can we extract the best out of them, and this is the method which is called a facilitation. ये facilitation में आज हमारे lecturing system में कैसा है कि I am a teacher, I am a knowledge keeper, I am a knowledge expert, और आप youth, आपको कुछ समझता नहीं, what sir I am trying to tell you, you know, just listen it. Those days has gone now. Today we firmly believe this youth has got a tremendous potential. They know lots of things. उनको ज्ञान देने का जरूरत नहीं, तो उनमें से जो पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल को हम लोग कैसा एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जब अगर फैसिलिटेशन की अगर बात करें तो एक फैसिलिटेटर हम लोग क्या करते हैं, वी एनकरेज देम टू बी मोर इफेक्टिव बाय यूजिंग वेरियस प्रोसेसेस एंड मेथड्स। यहाँ पे कोई लेक्चर देने की जरूरत नहीं। बिलीव इन द ग्रुप विजडम
जो आपके साथ जो बैठे हैं ना, दे आर इक्वली इंटेलिजेंट। ओके, यू मीन जो उसमें पोटेंशियल है वो निकाल करके डिस्प्ले करना बाय प्रोसेस एंड स्ट्रक्चर, फैसिलिटेटिव। दैट्स बाय प्रोसेस एंड स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। ओके, अब जब यूथ की हम बात करते हैं तो 65% से ज्यादा हमारे इंडिया में यूथ है, और कहते हैं कि किसी भी देश की तरक्की यूथ के ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन आज जहां मैं देखता हूं कई बार बच्चे 18-20 साल के, 22 साल के बहुत ज्यादा ऐसे वर्ड यूज करते हैं जैसे कि एंजाइटी, डिप्रेशन, इस तरह के वर्ड यूज करते हैं। व्हाट्स योर थॉट ऑन इट कि डिप्रेशन सच में है या उसको बहुत ज्यादा अलग ही उनको फोबिया है, या उसको हवा कर दिया गया है कि यार उसको डिप्रेशन हुआ तो मुझे भी हुआ, और एक आई मीन आई डोंट नो बट एवरीवन नियर अराउंड कि वो ये टर्मिनोलॉजी यूज करती है। तो आपका क्या विचार है उसके बारे में? बहुत सही सवाल पूछा आपने। एक तो क्या आजकल 5th स्टैंडर्ड का लड़का भी हो तो बोलता है मैं डिप्रेशन आ गया। हंसी आती है कि ये सब सुन के एक्चुअली ये डिप्रेशन हो गया। आई थिंक दिस आर बिकॉज सिंबॉलिक वर्ड्स। और कई सोचते हैं मुझे कुछ एंग्जाइटी आ गया, मुझे डिप्रेशन आ गया, मैं फ्रस्ट्रेट हो गया। कभी आज शायद हमें पता नहीं कि ये डिप्रेशन का मतलब क्या है या एंग्जाइटी क्या होती है। आज हम लोग सोचते हैं कि मैं जो चाहता हूँ वो मुझे मिले, अगर नहीं मिले तो मैं डिप्रेस्ड हो गया। एग्जैक्टली। आई थिंक ये टर्मिनोलॉजी को ठीक तरह से समझना चाहिए। ओके, तो ये जो यूथ ये टर्मिनोलॉजी यूज करती है, समवेयर डाउन द लाइन मुझे ऐसा लगता है कि सारा डिस्ट्रैक्शन की वजह से हो रहा है। पहले की लाइफ में क्या होता था, जब हम छोटे थे तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन नहीं थे। दूरदर्शन एक चैनल आता था, आज टीवी ऑन करो तो 300 से ज्यादा चैनल है, मोबाइल ऑन करो तो कई सारी एप्स हैं। तो ये जो डिस्ट्रैक्शन है, आपको लगता है कहीं ये वजह है इंसान को पीछे ले जाने के लिए या डिप्रेशन के लिए, ये एक वजह लगती है आपको? मैं नहीं समझता ये एक वजह है करके, या सोशल मीडिया की आप अगर बात करते हो तो ये सोशल मीडिया की वजह से डिप्रेशन आता है। टू सम एक्सटेंट इट इज करेक्ट, लेकिन थोड़ा सा ब्रॉडर एस्पेक्ट पे हम लोग देखते हैं। बहुत सारे लोग सोशल मीडिया को बहुत सारा नेमिंग होता है, लेबलिंग होता है, लेकिन सोशल मीडिया के बहुत सारे एडवांटेज भी है। आज ये सोशल मीडिया इज वन ऑफ द कॉज फॉर द डिप्रेशन। कि जैसे मुझे क्या लगता है, आई नीड टू हैव ऑथेंटिसिटी, समबडी शुड से यस यू आर ए नाइस पर्सन, और इसी ट्रैक में हम लोग अटक रहे हैं। वी नीड ऑल द टाइम एक्सटर्नल ग्रेटिफिकेशन, और इसकी वजह से ये सब चीज हो रही है। शायद उसमें सोशल मीडिया का रोल भी अच्छा है, कुछ ज़्यादा प्ले कर रहा है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बिलीव इन योर सेल्फ, यू आर यूनिक, यू आर समथिंग एक्सेप्शनल, यू डोंट नीड टू हैव ए एक्सटर्नल ग्रेटिफिकेशन ऑल द टाइम। किसने मेरे के बारे में अच्छा कहा या नहीं कहा तो उससे क्या फर्क पड़ता है। आई शुड नो व्हाट एम आई, मेरे पोटेंशियल क्या है, मेरे में क्या स्ट्रेंथ है, ये आप खुद समझ लो। ये सब चीज इससे कुछ नहीं फर्क पड़ता। मतलब उसको सोशल मीडिया को किस तरीके से यूज करते हो, मेक द बेस्ट यूज ऑफ द। आज सोशल मीडिया ये एक बहुत बड़ा वरदान है। आज दुनिया भर की कौन सी भी चीज, कौन सी भी आर्ट आप ये सोशल मीडिया के माध्यम से सीख सकते हो। डोंट फॉल इनटू दिस ट्रैप ऑफ एक्सटर्नल ग्रेटिफिकेशन विच मे लीड टुवर्ड्स द डिप्रेशन, एंजाइटी एंड ऑल दिस थिंग्स। तो एक्सटर्नल ग्रेटिफिकेशन की आप बात कर रहे हैं कि मतलब हर जगह किसी को रिकॉग्निशन चाहिए, उसकी अगर वो नहीं मिलता है तो वो थोड़ा सा डिप्रेशन वगैरह में आ जाते हैं। तो क्या ये चीजें पहले नहीं थी? दो चीजें इसमें बढ़ गया है। बिल्कुल सही। आज हमें ये आदत लग गई कि ये डिप्रेशन की वजह से ये भी एक उसकी एक वजह है, लेकिन उससे ये ट्रैक से बाहर निकलना जरूरी है। पहले था नहीं क्या, पहले ये मीडिया था नहीं तो ये सब चीज आती ही नहीं थी। लेकिन आजकल कैसा है, एवरीबडी इज अ ह्यूमन बीइंग एंड एवरीबडी लाइक्स टू बी रिकॉग्नाइज्ड। तो उस पे ये यूथ का कोई फॉल्ट नहीं है। देयर इज नथिंग वेरी रॉन्ग अबाउट दिस। आज एक्सटर्नल ग्रेटिफिकेशन हमें चाहिए, आपको चाहिए, लेकिन ये ट्रैक में हम लोग कितना डीप जा रहे हैं और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हो रहे हैं ना, इसके बारे में खुद का इंट्रोस्पेक्शन करना जरूरी है कि मैं कौन सी डायरेक्शन में जा रहा हूँ और उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो रहे हैं। अभी खुद का इंट्रोस्पेक्शन आपने जो वर्ड यूज किया उसको थोड़ा सा इलैबोरेट करेंगे कि कैसे उस ट्रैप से बचा जाए, मतलब क्या इंस्पेक्शन करना चाहिए खुद का? एक तो चीज है कि हमेशा एक्सटर्नल ग्रेटिफिकेशन पे मत डिपेंड करो। आज लोग क्या कहते हैं
इसके ऊपर आप डिपेंड रहेंगे तो आप ग्रोथ नहीं कर सकते हैं। आप क्या करना चाहते हो, आपका स्ट्रेंथ क्या है, उसके ऊपर फोकस करो। लोग तो इनिशियली आपको हंसेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे, दे विल मेक अ फन ऑफ यू, बट व्हेन यू आर ऑन द राइट ट्रैक, then they will start admiring you, and once you are successful, then those people who are making a fun of you, they will salute you. So ये जो movement है ना, ये movement चालू होना है नहीं, one should be, he himself should be a promoter for this movement, कि मैं ये चालू करेगा, लोग क्या कहते हैं, I am not concerned about it, I am clear about my conscience and what exactly I want to achieve. और मैं लोगों को दिखाऊंगा, नॉट फॉर द टीचिंग देम अ लेसन, इट इज मी हु कैन मेक अ डिफरेंस टू माय पोटेंशियल। यस, और जैसे कि हम आपके प्रोफाइल में मैंने एक वर्ड पढ़ा है, एक्सपीरियंशियल एजुकेटर। व्हाट इज दैट एक्चुअली? व्हाट इज एक्सपीरियंशियल? इट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट अगेन। क्या होता है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, ये लेक्चरर या क्लासरूम मेथड, ये हम लोग बहुत सालों से यूज कर रहे हैं। इट वॉज गुड एट सर्टन टाइम्स, लेकिन आजकल हम देखें तो ये लर्निंग में अलग अलग टाइप का लर्निंग होता है। सम ऑफ देम आर विजुअल लर्नर्स, ऑडियो लर्नर्स एंड काइनेस्टिक लर्नर्स। आज हमें क्या करना है, तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग होना है। आप जैसे स्विमिंग करना हो तो आप मेरे को क्लास में सिखाएंगे, लेक्चर देंगे, तो उससे कुछ नहीं होना। आई हैव टू एंटर इन द वाटर, दैट इज व्हाट इज एक्सपीरियंशियल लर्निंग। आज मैं अगर पानी के बारे में अगर मुझे शिक्षा देनी है, ज्ञान देना है या लेक्चर देना है, तो आई शुड टेक दो स्टूडेंट्स टू द वाटर एंड मेक देम अंडरस्टैंड कि देखो ये नदी से पानी आता है, उसके बाद में ये टंकी में जाता है, टंकी से फिर क्लियर होके अपने घर में आता है। और ये नदी में अगर हम लोग पोल्यूशन करते हैं तो यही पोल्यूटेड वाटर आज हमारे पास आएगा। आज बच्चों को एक्सपीरियंशियल लर्निंग देने की जरूरत है, और ये चीज हमारे एजुकेशन सिस्टम में आ रहा है। एंड दिस इज ए ड्रास्टिक चेंज इन द वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। और मैं बात कहता हूँ कि आज हमारे सरकार ने जो NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी 20 जो आई, दिस इज ऑल इंक्लूसिव ऑफ दिस एक्सपीरियंस। और हम लोग ये 10 साल में देखेंगे, ये अगर ठीक तरह से इम्प्लीमेंट हुआ तो इंडिया इज गोइंग टू बी सुपर पावर इन द वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। जैसे हमारे साथ नालंदा और तक्षशिला जैसे विद्यापीठ थे, जो हमारी हिस्ट्री, वी हैड ए वेरी रिच हिस्ट्री अबाउट द एजुकेशन। बीच में कुछ चेंजेस हुए। आज हमारे यहाँ के बच्चे परदेश में जा रहे हैं, कोई यूके जा रहा है, कोई यूएस जा रहा है, कोई सिंगापुर जा रहा है, फिनलैंड जा रहा है। आज फिनलैंड की एजुकेशन सिस्टम बहुत बड़ी मानी जाती है, लेकिन ये सब शुरुआत हमारे यहाँ पे हुई थी। इन बिटवीन हम लोग थोड़ा सा रास्ता निकल गए, लेकिन ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जब हम लोग इम्प्लीमेंटेशन करेंगे तो पूरे दुनिया भर के स्टूडेंट्स आज मेरे भारत देश में आएंगे। इस तरीके से ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी का फाउंडेशन है। ग्रेट। और ये एक्सपीरियंशियल एजुकेशन के वजह से बच्चे सिर्फ, जैसा हम लोग बोलते हैं कि मगिट एंड ओमिटिंग, आज क्या हो रहा है, बच्चे शायद परीक्षार्थी बन रहे, विद्यार्थी नहीं बन रहे। तो अगर ये एक्सपीरियंशियल लर्निंग का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं, तो बच्चे विद्यार्थी बनेंगे। और विद्यार्थी, ज्ञान है वो सिर्फ अपने पैसे कमाने का माध्यम नहीं होना। ये आप ज्ञान लेके, शिक्षा लेके आप ये समाज के लिए क्या कंट्रीब्यूशन कर सकते हो, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। आज मुझे सिर्फ एग्जाम के लिए प्रिपेयर नहीं करना, तो मुझे जिंदगी के एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। इसलिए मैं खुद एक परीक्षार्थी नहीं होके एक विद्यार्थी बनूं। और मैं विद्यार्थी कभी बन सकता हूं जब मैं एक्सपीरियंशियल लर्निंग करता हूं। तो वाह, क्या बात बताइए कि परीक्षार्थी नहीं बनना है, विद्यार्थी बनना है। और इसलिए सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं बनना है, हमें समाज को बदलने के लिए बनना है। अब जब समाज को बदलने की बात सुनी तो मैंने आपके प्रोफाइल में भी पढ़ा है काफी कि आप इंश्योरेंस इंडस्ट्री के बाद ट्रेनिंग इंडस्ट्री में आए, जहां पे लोगों को आपने ट्रेन किया, और उसके बाद आपने कई सारी सोशल एक्टिविटी में आए। तो ये ड्रास्टिक चेंज या ऐसा आपके दिमाग में क्या आया कि मैं ये करूं, मैं लायनिज्म करूं, मैं ये करूं? हाउ डू यू प्रोसीड विद दैट? बात बिल्कुल सही है कि एक स्टेज में शायद ये डिवाइन पावर हमें मैच्योरिटी भी देती है।
ये मैच्योरिटी का मतलब ऐसा होता है कि यहाँ पे आज हम लोग जिंदगी में बहुत सारी चीज, कितना पैसा मिलने के बाद आदमी रिच होता है, अगर आप देखेंगे तो हम लोग सोच नहीं सकते इतना लोगों के पास पैसा है। बट यू शुड हैव टू हैव अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, मैं कहाँ पे रुक जाऊँ। आज हम लोग अगर सर्विस ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं, लायंस क्लब जैसे विविध संस्थाओं की बात करते हैं, एनजीओ की बात करते हैं, तो वहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है कि जिस प्लैनेट पे हम लोग पैदा हो गए, आज हम लोग पैदा हुए और एक सही स्टेज पे हम लोग हैं, एक फैमिली वाइज और इकोनॉमिकली वी आर बेटर प्लेस्ड। तो कभी कभी हमारे मन में ऐसा आ जाता है कि आई हैव डन एवरीथिंग, आई एम अ सेल्फ मेड मैन। लेकिन कभी थोड़ा सा अंदर झांक के देखेंगे तो ऐसा लगता है कि कितना लोगों ने मेरे जिंदगी में कंट्रीब्यूशन किया है। मेरे पेरेंट्स हो, मेरे नेबर्स हो, मेरी स्कूल हो, मेरे टीचर्स हो, मैं जिस कम्युनिटी में रहता हूँ वो पूरी कम्युनिटी हो, कितने सारे लोगों ने हमें कंट्रीब्यूशन किया है। तो अगर आप आज एक इकोनॉमिकली और फैमिली वाइज यू आर बेटर प्लेस्ड, तो इट इज नॉट यू हैव डन एवरीथिंग, नाउ इट इज योर टर्न टू रिपे इट बैक टू द कम्युनिटी। और इसमें कैसा दे सकते हैं, नॉट नेसेसरी यू शुड बी अ सोशल वर्कर। आप आपका काम धंधा व्यवसाय बिजनेस सब संभाल के ये समाज के साथ क्या दे सकते हो, तो एक थोड़ा सा समय स्पेयर कर सकते हो। शेयर योर वैल्यूएबल टाइम फॉर द कॉज ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट। आज आप एक प्रोफेशनल हो, आपके पास एक नॉलेज बेस है, या आपके खुद के पास रखने से कुछ नहीं होता, ये पॉन्ड में ऐसा रह जाएगा। जब आप बहेगा आप दूसरों को देंगे तो और बढ़ेगा। तो आज जिन लोगों को जरूरत है, इनको आपके पास जो नॉलेज है ना, ये नॉलेज आप उनके पास शेयर कीजिए। इट इज़ योर टर्न टू रिपे इट बैक। और कौन सा भी अगर सोशल काम करना हो तो उसके लिए अर्थ या पैसा या मनी की जरूरत है। तो आप बहुत सारी जगह पे पैसा तो खर्चा करते हो, लेकिन किसी एक अच्छे कॉज के लिए अगर आप पैसा दे सकते हो तो टाइम टैलेंट और ट्रेजर ये आप कम्युनिटी को दे सकते हैं। दिस इज अ वेरी स्मॉल फ्रैक्शनल कंट्रीब्यूशन फॉर द कॉज ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट, जो हमारी सबकी जिम्मेदारी है। और हम लोग इंडिविजुअल लेवल पे करते ही है, लेकिन अगर आप किसी संस्था के साथ हो रहे तो सो मेनी पीपल कम टुगेदर, यू कैन गिव अ ग्रेटर कंट्रीब्यूशन फॉर द कॉज ऑफ कम्युनिटी। और इसके लिए ये ऐसी संस्था से जुड़ना एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन होता है। तो जैसे कि आपने बताया कि टाइम देना मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, कि टाइम देकर के भी हम समाज को बहुत कुछ दे सकते हैं। तो अब टाइम की बात निकली तो मैं आपसे टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात करूंगा कि आज हर बच्चा चाहे 25 साल का हो या बड़ा हो, एवरीवन इज सेइंग कि टाइम नहीं है मेरे पास, मैं बहुत बिजी हूँ। तो हाउ टू मैनेज टाइम, कि सच में टाइम नहीं है कि या हम बोल बोल करके अपने आप को हमने बिजी किया है, उसके पीछे एक सच क्या है टाइम मैनेजमेंट के पीछे? बात बिल्कुल सही कहा। हर एक आदमी का यही रोना है कि मुझे समय नहीं है, और आज के दिन में शायद वो सही में रहेगा। लेकिन आज टाइम मैनेजमेंट बोले तो क्या, आज हमने प्रायोरिटी डिसाइड करनी है कि कौन से चीज के लिए मैं कितना समय दूंगा। अगर हम सोचते थे इट गोज विद एवरीबॉडी कि शायद हम लोग कहीं जगह पे अनप्रोडक्टिव जगह पे हमारा टाइम वेस्ट करते हैं, शायद हमें समझता भी नहीं कि आई एम वेस्टिंग द टाइम। आज ये हम लोग प्रायोरिटी करने की जरूरत है कि क्या करना ज़्यादा जरूरी है, इसके बारे में हम लोग पहली प्रायोरिटी करें। और ये मैनेज आप बिल्कुल कर सकते हैं। और मैं एक बात कहूँगा, जो बिजी प्रोफेशनल होते हैं, जो सक्सेसफुल प्रोफेशनल होते हैं, वही समय दे सकते हैं। और हम जैसे लोग सोचते हैं कि मेरे पास समय नहीं है। Exactly. जो सक्सेसफुल प्रोफेशनल होते हैं वही समय दे सकते हैं, क्योंकि वो समय को मैनेज करना जानते हैं। बिल्कुल सही। और समय को मैनेज हम करें तो हम सोशल वर्क भी कर सकते हैं, समाज को भी सेवा दे सकते हैं। बिल्कुल सही। और खुद को भी ये क्वालिटी टाइम देने का जरूरत है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारे फैमिली के लिए क्वालिटी टाइम देना जरूरी है। आजकल हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा करियर के पीछे, थोड़ा सा सक्सेस के पीछे, पैसे के पीछे भागते हैं। वो भी जरूरी है, because if you have to exist on this planet you have to have economical value, but it doesn't mean that everything you should do for that. आप खुद भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हो तो खुद को समय दे दो, खुद को समझ लो। और आपकी जो फैमिली जो आपके लिए
इतना सारा सैक्रिफाइस कर रही है, तो उन्हें भी क्वालिटी टाइम देने का ज़रूरत है। और स्पेशली हमारी जो जनरेशन है, ये उनके लिए क्वालिटी टाइम देने का ज़रूरत है। अगर मैं बहुत सक्सेसफुल हूँ, अगर मैं मेरे बच्चों के साथ अगर समय नहीं बिता सकता हो, तो शायद वो अलग रास्ते पे जाने का चांसेस होते हैं। तो अगर मैं दुनिया को सिखाऊंगा और मेरे बच्चों को, मेरे फैमिली को अगर मैं ठीक तरह से समय दे दूंगा और वो अलग डायरेक्शन पे जाते हैं, तो दैट कैन नॉट बी डिफाइंड एज अ सक्सेस। यस, उस सक्सेस का मतलब ही क्या है जिसमें आपका परिवार ही आपके साथ नहीं है और वो अलग डायरेक्शन में चला है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। दैट्स रियली ट्रू। और टाइम मैनेजमेंट की जब बात करते हैं, फिर भी कई बार जो लोग बिजी होते हैं, प्रोक्रास्टिनेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। हम चीज़ों को टालमटोल करने के लिए, ऐसा क्यों होता है? कैसे उससे डील किया जाए प्रोक्रास्टिनेशन से? हर एक की लाइफ में ऐसा होता है, मतलब कोई सक्सेसफुल हो या ना हो, स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो, लेकिन कहीं ना कहीं हमें एक आदत सी हो गई है चीज़ों को टालने की। और उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? प्रोक्रास्टिनेशन से कैसे डील? बिल्कुल सही कहा। ये प्रोक्रास्टिनेशन इट गोज विद एवरीबॉडी, हम सबके साथ ही है। ये प्रोक्रास्टिनेशन इतना इंटरेस्टिंग है ना कि जो चीज़ हम लोग करना चाहते हैं, दिल से चाहते हैं, लेकिन एक हमारा जो ब्रेन है ना, वो बोलता है नहीं यार, आज नहीं किया तो कल कर लेंगे, शाम को करेंगे, 2 दिन के बाद करेंगे। ये एक ह्यूमन नेचर है। आपके साथ होता है सर? होता है, कभी कभार होता है, बिल्कुल। वी ऑल आर ह्यूमन बीइंग। हमें भी टेम्प्ट होता है कि आज चीज़ ये करनी है, लेकिन चलो शाम को कर लेते हैं, दूसरे दिन करेंगे, समय बहुत है, इतनी क्या पड़ी है। कि जैसा एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, तो समय है, 1 साल के बाद में करेंगे, 15 दिन में कर लेंगे, 8 दिन में कर लेंगे। ये एक आज का काम कल पे ढकलने का ये ह्यूमन नेचर है। आज मैं बोलता हूँ ये प्रोक्रास्टिनेशन की जगह पे हमें प्रीकास्टिनेशन करने की जरूरत है। कि जो आप टालम टाल कर रहे हैं उसको हम लोग जल्दी कर सकते हैं क्या? प्रीकास्टिनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये प्रोक्रास्टिनेशन की वजह से बहुत सारे फिजिकल एंड मेंटल चैलेंजेस भी आते हैं। एंड मैं थोड़ा सा साइकोलॉजी बैकग्राउंड हूँ, तो उसको हम लोग बोलते हैं ADHD करके बोलते हैं इसको, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसीज। आज ये बहुत सारे लोगों में दिखाया जाता है और इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है, इसको थोड़ा सा डिटेल में बताएंगे? हाँ, हमारा क्या होता है, कंसंट्रेशन होता नहीं। हम आज की जगह पे कल पे हर एक चीज डालते हैं और इसकी वजह से हमारा अटेंशन नहीं होता है। या अटेंशन नहीं होने के ये मेडिकल ब्रेन पे उसका अफेक्ट होता है। और जो चीज़ हम लोग अचीव करना चाहते हैं उसको अचीव नहीं कर पाते, क्योंकि इमरजेंसी कुछ नहीं है। और हाइपर एक्टिविटी होते हैं, हम लोग बहुत सारी चीज एक साथ करना चाहते हैं, हाइपर एक्टिविटी, और ये बहुत बड़ा डिसीज है। इससे हमें बाहर निकलना चाहिए। प्रोक्रास्टिनेशन को भूल जाओ, बिलीव इन द प्रीकास्टिनेशन। पहले ही चीज करो, उसको टालम टाल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज न तो कल हमें ये चीज करनी है, तो क्यों नहीं सही टाइम पे करें। एग्जैक्टली। और सही टाइम पे करने के फायदे भी बहुत सारे फायदे हैं। और जब हम प्रोक्रास्टिनेशन करते हैं, चीज़ों को टालम टोली करते हैं, तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं ये हमें, मतलब शायद जैसे हम किसी स्टूडेंट को पढ़ाई करनी है तो एग्जाम से 1 दिन पहले ही पूरी तैयारी कर लें, तो अगर उसको प्रीकास्टिनेशन पे बिलीव हो जाए और पहले से अगर हम कुछ चीज़ें करने लग जाएं, तो आपको लगता है कि एक्सपर्टिज्म हासिल करने में 100% he will be successful in his whole life। और क्या होता है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है? देखो, साल भर का स्टडी अगर मुझे 15 दिन में करना है, तो वी आर ऑल ह्यूमन। 15 दिन आप कुछ नहीं कर सकते। और आप स्ट्रेस करके, मेंटली और फिजिकल स्ट्रेस करके ये सब चीज करना चाहते हो, तो शायद वॉइसेस भी आपके साथ आ जाएंगी। वी कम अक्रॉस लॉट्स ऑफ यूथ कि जो पूरे साल का स्टडी अगर 15 दिन में या 8 दिन में करना चाहते हैं, तो शायद मुझे नींद नहीं आने की टैबलेट्स लेनी पड़ेगी और उससे मेरी आदत लग जाएगी। और उसी को लोग स्ट्रेस बोलते हैं बस एक्चुअली। तो ये स्ट्रेस एक्चुअली चीज़ों को टालने की वजह से होता है या इसकी और भी कोई? बहुत सारे उसके रीज़न है, लेकिन चीज़ों को टालने की वजह से एक चीज़ है। अब जैसे कि कोई भी यूथ को कामयाब होने के लिए, हम जैसे मैंने अभी भी बताया कि 65% यूथ है, तो सक्सेस पाने के लिए, कामयाबी होने के लिए, एक तो प्रीकास्टिनेशन पे बिलीव होना जरूरी है, और कौन सी स्किल्स हैं जो आना जरूरी है आज के दौर में, जो इम्पोर्टेंट है सीखना, और वो सीख करके हम
आज का यूथ जो है जो जरूरी है, ऐसी कौन सी स्किल्स हैं? बिल्कुल, मुझे तो ऐसा लगता है कि आज के यूथ बहुत पावरफुल है, उनमें बहुत सारा ग्रहण करने की शक्ति है, उनमें बहुत सारी चीज़ सीखने की कैपेसिटी है, लेकिन एज पर द चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस मे बी दे विल हैव टू लर्न स्किल्स ऑफ 21st सेंचुरी। आज के यूथ 10 साल के बाद में कौन सा प्रोफेशन करेंगे इसके बारे में आज किसको पता नहीं है। देखो, आज हम लोग एआई की बात कर रहे हैं, तो ये एआई हमको कहाँ पे लेके जाने वाला है ये पता नहीं। शायद हमें डर है कि बहुत सारे जॉब्स हमें अवेलेबल नहीं रहेंगे, ये थोड़ी सी निगेटिविटी होगी, लेकिन कौन से जॉब मेरे लिए एक्सेप्ट अवेलेबल रहेंगे, हाउ एम आई टू प्रिपेयर फॉर दैट, इस हिसाब से हमें स्किल्स के बारे में देखना है। इस पर मेनली हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स बना होना चाहिए, बिकॉज टुडे वी आर इन द 21st सेंचुरी एंड 21st सेंचुरी बिलोंग्स टू दोज हु कैन कम्युनिकेट एक्सेप्शनली वेल। और ये कम्युनिकेशन यानी पब्लिक स्पीकिंग नहीं है, ये कम्युनिकेशन यानी एक दूसरे से अच्छा संवाद कैसा हो सकता है, घर में कैसा संवाद सकता है, आप खुद के साथ क्या संवाद कर सकते हो। अगर मैं खुद के साथ अगर निगेटिव बात करूं तो कम्युनिकेशन की शुरुआत यहाँ से है, खुद से। दूसरे से हम लोग एक दूसरे से हम लोग ग्रुप में हैं, दोस्त में, कंपनी में हैं, जहाँ पे सीखते हैं वहाँ पे हम लोग किस तरीके से कम्युनिकेशन करें। बहुत सारे लोग कभी कभी ऐसा ध्यान में आता है कि निगेटिव कम्युनिकेशन ज़्यादा होता है और वो इन्फेक्शियस होता है। आप हमेशा पॉजिटिव कम्युनिकेशन की बात करें कि दैट इज़ गोइंग टू बी इन्फेक्शियस, तो इसके ऊपर हमारा थोड़ा सा ध्यान होना चाहिए। अब कम्युनिकेशन यानी सिर्फ बात करना ये नहीं होता। आज 21st सेंचुरी में कम्युनिकेशन की सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक है कि यू शुड बी गुड लिसनर। आपने अच्छी तरह से सुनने को आना चाहिए। आप अगर बात नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, बट यू शुड बी अ गुड लिसनर एंड स्पेशली फॉर यूथ आई विल टेल यू, इफ यू वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल इन द लाइफ, यू मे नॉट बी अ वोरेशियस स्पीकर, डजंट मैटर, यू शुड बी गुड लिसनर। क्योंकि जो बहुत सारे बड़े ऑफिसेस, द इम्पोर्टेंट ऑफिसेस आर ऑक्यूपाइड बाय दोज हु आर एक्सलेंट लिसनर्स। तो कम्युनिकेशन की अगर बात करते हैं तो अच्छे लिसनर पहले बनो, क्योंकि हम सुनेंगे तभी हम सामने वाले को समझ बिल्कुल पाएंगे। सही है। तो सामने वाले को समझने के लिए हमें सुनना बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल सही। इफ यू हैव टू कन्विंस समबडी, you have to get connected with that, and that connection can take place by listening, and listening is the most important skill of 21st century. This is so far the communication is concerned. Communication is a very big subject, but मुझे ऐसा लगता है कि आज शायद हमें सबको बोलने को अच्छा लगता, सुनने को नहीं अच्छा। अगर हम इंटरेक्शन भी करते हैं तो आप कुछ बोलेंगे तो आपको ऑफेंड करने के लिए, रिस्पॉन्स करने के लिए मेरा कम्युनिकेशन आएगा, बट कम्युनिकेशन हैज टू बी फॉर द अंडरस्टैंडिंग द व्यूज पॉइंट, द ओपिनियन ऑफ द नेक्स्ट पर्सन। इसके लिए आज कम्युनिकेशन होना, तो कम्युनिकेशन एक हो गया। प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स आज 21st सेंचुरी का सबसे इंपॉर्टेंट स्किल है, दैट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स। आज बहुत सारी समस्या आती है, समस्या से हम लोग शायद भाग जाते हैं, वी रन अवे फ्रॉम द सिचुएशन एंड एट टाइम वी कम अक्रॉस सुसाइड इज अ बिग चैलेंज, और ये हो रहा है सब। आज हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग करना आना चाहिए, We cannot run away from that. आज मुझे क्रिएटिव थिंकिंग चाहिए। आज ये चीज मैं कौन से अच्छी तरह से कर सकता हूँ। आज कल्पक शक्ति, क्रिएटिवनेस, सृजनशीलता, इनोवेशन is acute need of the 21st century, and that is the skill which has got to be. आज आपके नॉलेज से क्रिएटिविटी is very powerful. So this creativity, this skill has to be analytical thinking. आज हम लोग क्या करते हैं, एक एकदम कोई सवाल आ गया तो उसका आंसर, बट आर यू एनालाइजिंग इट? हैव द स्किल ऑफ एनालाइजिंग। ये बहुत बहुत जरूरी चीज है। और सबसे बड़ी चीज फॉर द यूथ स्पेशली, आस्किंग क्वेश्चंस, एंड दिस स्किल हैज गॉट टू बी adopted by each and every child, each and every youth. आज हमें क्या होता है, हम सवाल पूछने से शायद डरते हैं। आज हर एक जगह पे, आज जहाँ पे आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, आप योर प्रोफेसर रहेंगे, टीचर रहेंगे, ट्रेनर रहेंगे, यू आस्क देम क्वेश्चंस। आप आज व्हाट इज द नीड ऑफ द 21st सेंचुरी, दैट टुडेज यूथ शुड बी इंक्विजिटिव। आज हमें इंक्विजिटिव होना है।
और इसके लिए सवाल पूछने चाहिए। जब तक आपके ब्रेन का सेटिस्फेक्शन नहीं होता तब तक आपने सवाल पूछने चाहिए। और ये डर की वजह क्या हो सकती है, क्यों डरने लग गया है? दोस्तों बहुत सारी चीज है। अगर मैं सवाल पूछूंगा तो आप शायद मेरे पे हंसेंगे, आप सोचेंगे कि अरे इसको इतना भी पता नहीं। ये दूसरी बात होगी। तीसरी बात, मैं ध्यान से सुन ही नहीं रहा हूं तो मैं सवाल क्या पूछूं? तो मेरे सवाल क्या पूछे थे। और जब तक मैं इन्वॉल्व नहीं होता तब तक मेरे से सवाल आएंगे ही नहीं। और थोड़ा सा हमारे यहाँ एजुकेशन सिस्टम में कुछ चैलेंजेस है। ये सवाल कौन पूछता है? तो प्रोफेसर पूछते हैं, टीचर पूछते हैं। देखो मजे की बात ऐसी है, नॉलेज एक्सपर्ट कौन है? टीचर। और सवाल कौन पूछता है? टीचर। टीचर, यस। आज बच्चों से, हमारे स्टूडेंट से ये सवाल आने चाहिए। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जब कोई प्रोफेसर अगर स्टूडेंट को सवाल पूछता है, उससे जो आंसर आता है उससे बिल्कुल वो बच्चे की इंटेलिजेंस लेवल समझती है। लेकिन जब वो स्टूडेंट सवाल पूछेगा तब उसकी जेन्युइन इंटेलिजेंस क्या है वो समझती है। आज जरूरी क्या है कि बच्चे थोड़ा सा डीप सोचे। टुडे वी वांट यूथ टू बी अ डीप थिंकर, ही हैज टू बी क्रिएटिव और एक्शन ओरिएंटेड, एक्टिविटी ओरिएंटेड। ये सब चीज होने की जरूरत है। जब आप खुद करेंगे, खुद ध्यान देंगे तो आपके पास सवाल आएंगे। और शायद हमारे सिचुएशन में देखो, बच्चा जब 2 साल का होता है तब वो कुछ ना कुछ बोलना चालू करता है। और जब वो पहला शब्द बोलता है, दूसरा शब्द बोलता है, मम्मा पापा या आबा जो भी कुछ बोलता है, हम लोग एज अ पेरेंट करके बहुत खुश हो जाते हैं। वी आर ईगर टू लिसन दैट वर्ड। और जब वो बोलना चाहता है, शुरू करता है, तब उसको बोलते हैं चुप। तो बचपन से ही अगर उसको ये चुप बैठने की आदत लगाई तो कैसा सवाल पूछेगा? और शायद हमारे एजुकेशन सिस्टम में कहीं ऐसा तो नहीं है कि प्रोफेसर को आप सवाल पूछे तो शायद उन्हें लगेगा कि ये मेरा नॉलेज टेस्ट करता है। ये भी कुछ हो सकता है। सो देयर आर लॉट्स ऑफ रीजंस, बट टुडे इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन द लाइफ यू हैव टू लर्न आस्किंग अ क्वेश्चन। मैं कोट करना चाहता हूँ हमारे प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम। एक जगह पे इनॉग्रेशन में गए थे, रात को 12 बजे, वो बहुत थक के, ही वाज टायर्ड लाइक एनीथिंग, ही केम बैक टू द होटल। रात को 12 बजे है, समझो एक लड़की वहाँ पे आई, 9-10 साल की लड़की थी। और वो लड़की ने आके उसके सर आई वांटेड टू आस्क यू समथिंग। देखो एक कॉमन आदमी को रात्रि 12 बजे तो सोचेगा नहीं है बेटा अभी कल मिलते हैं। बट एपीजे अब्दुल कलाम, हमारा विजडम, और बच्चों के साथ उन्हें बहुत प्यार था। रात को 12 बजे उन्होंने बोला बेटा क्या चाहिए आपको? आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट, कैन यू प्लीज गाइड मी। देखो एक 9 साल की बच्ची हमारे प्रेसिडेंट को सवाल पूछ रही है कि आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट। उसने कहा बेटा आपने क्या किया, आपको साइंटिस्ट बनना, आपने क्या किया? तो बोला मैं आपको सवाल पूछा। इफ यू वांट टू बिकम अ साइंटिस्ट कीप ऑन आस्किंग अ क्वेश्चन, यू विल बिकम अ साइंटिस्ट। दिस इज व्हाट इज द पावर ऑफ आस्किंग ए क्वेश्चन। आज हम लोग बोलते हैं महाभारत, ये महाभारत कैसा बना? तो अगर अर्जुन ने अगर सवाल नहीं पूछते थे तो कृष्ण भगवान को ये गीता बताने की नौबत नहीं आती थी। सो दिस इज व्हाट इज द पावर ऑफ आस्किंग ए क्वेश्चन। आज यूथ के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल पूछो। शायद आपके टीचर के पास, प्रोफेसर के पास उसका जवाब नहीं रहेगा, बट दिस फैटर्निटी, दिस टीचर प्रोफेसर्स आर सो डिवोटेड दैट दे विल एक्सेप्ट कि अभी इसका जवाब मेरे पास नहीं है, बट आई विल गेट बैक टू यू। Yes. And this is what is the need of the 21st century. So asking question is the most important skill of 21st And century. asking question comes with when you involve so much that you can ask questions. Yes. और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो यूथ है उसमें है ना, जैसे आपने बोला कि अभी डीप थिंकर होना चाहिए, एनालाइजिंग स्किल आनी चाहिए। तो ये एनालाइजिंग स्किल आने के लिए पेशेंस बहुत होना चाहिए। बहुत जरूरी। और कहीं ना कहीं आज ऐसा मुझे लगता है कि पेशेंस नहीं है। लोग सोशल मीडिया पर भी किसी को कुछ भी बिना हल्का सा जाने पहचाने, आधा अधूरा कहीं से सुना और कुछ भी कमेंट वगैरह हो जाता है। तो आपको लगता है कि पेशेंस कम हो रहा है धीरे धीरे? बिल्कुल सही कहा। यस, 21st सेंचुरी का
बहुत सारी स्पेशलिटीज पे अगर मुझे जाके वेजिटेबल लाना है ना तो भी घर से निकल के वेजिटेबल वेंडर के पास जाने के लिए मुझे पेशेंस नहीं है। मैं क्या करूँगा, ऑनलाइन मंगवा लूँगा। आज भी किसी होटल में मेरे फैमिली के साथ जाओ और वहाँ पे फैमिली के साथ समय बिताओ, खाना खाओ, शायद उसके पास मेरे पास समय नहीं, मैं स्विगी से मंगा लूँगा। वहाँ पे पेशेंस नहीं है। आज हर एक चीज में ये बात होगी, हमें एवरीथिंग इंस्टेंट चाहिए। आज मेरे पास जाके कुछ दोस्तों को मिलने के लिए भी समय नहीं है, पेशेंस नहीं है। आज ये पेशेंस बढ़ाने की बहुत सारी जरूरत है और ये इंस्टेंट के वजह से दीज आर ऑल द प्रॉब्लम। आज किसी को अगर लाइफ पे सक्सेसफुल होना है तो ही और शी हैज टू गो फॉर द एनहांसमेंट, इम्प्रूवमेंट ऑफ द पेशेंस। और जिसके पास पेशेंस है ना वो जिंदगी में सक्सेसफुल रहेगा। आई विल जस्ट कोट एन एग्जांपल। एक जगह पे साइकोलॉजी का एक क्लास चल रहा था। इस साइकोलॉजी के क्लास में एक टीचर ने बच्चों का पेशेंस लेवल कैसा है ये टेस्ट करने के लिए एक एग्जाम्पल लिया। उन्होंने बच्चों को चॉकलेट्स दिए और उन्होंने कहा कि ये चॉकलेट आपके पास रखो, मैं 10 मिनट में वापस आता हूँ। तब तक किसने खाना नहीं चॉकलेट, और जो नहीं खाएगा उसको 5 चॉकलेट दिए जाएंगे। स्टूडेंट्स तो स्टूडेंट्स है, वो एज के होता है या जो भी कुछ है, पेशेंस नहीं है जैसा, तो वो आने के पहले बहुत सारे बच्चों ने वो चॉकलेट्स खत्म कर दिए। टीचर्स तो देख के एकदम हैरान हो गया कि 10 मिनट की बात थी लेकिन अब 10 मिनट भी नहीं रुक पाए। बट ही कुड कम अक्रॉस 4 स्टूडेंट्स कि जिनके पास पेशेंस थे और उन्होंने वो चॉकलेट खाए नहीं। तब 20 साल के बाद में वो स्टूडेंट पे जब रिसर्च किया तब ऐसा ध्यान में आया कि those 4 students were highly successful in their stream और chosen stream। वो जही कहाँ पे थे, they were highly successful। तो अगर आपको जिंदगी में सक्सेसफुल होना हो तो पेशेंस रहना। और ये सच्ची कहानी है, प्रोफेसर वॉल्टर है बिल्कुल जिन्होंने ये टेस्ट किया था। बिल्कुल और उन्होंने ये साइकोलॉजी बुक में उन्होंने लिखा भी है कि जो इंसान 10 मिनट का वेट नहीं कर सकता वो कैसे सफल हो सकता है। बिल्कुल तो पेशेंस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अभी आपकी प्रोफाइल में मैंने एक वर्ड पढ़ा, एनएलपी प्रैक्टिशनर। क्या होता है ये एनएलपी? ये एक बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। एनएलपी, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, which mainly work on your brain and your language। ये दोनों का बहुत अच्छा, there are various techniques into it। हमारे जैसा आपने बोला कि डिप्रेशन है, एंजाइटी है, कुछ अचीव करने का है, तो हम लोग बहुत सारी कोशिश करते हैं, लेकिन इनमें से बहुत सारे टेक्निक अगर आप यूज करेंगे, आज कैसा होता है आपके ब्रेन में से बाहर निकलता है ना, अल्टीमेटली उस हिसाब से वर्ड्स और लैंग्वेज बनती है। देखो मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं बहुत हैप्पी हूँ, ये नहीं हो सकता ना कि मेरे ब्रेन से, मेरे बॉडी से ये जो मैं हैप्पी हूँ, इफ आई एम हैप्पी माय ब्रेन विल गिव मी इंस्ट्रक्शंस, यार यू आर हैप्पी। तो ये ब्रेन और लैंग्वेज ये जो समझते, देयर आर वेरियस टेक्निक, और आजकल ये टेक्निक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। इफ यू हैव हर्ड ऑफ टोनी रॉबिन्स की अगर आप बात करते हो तो टोनी रॉबिन्स बोलते नहीं कि मैं एनएलपी का यूज करता हूँ, बट ही इज यूजिंग एनएलपी टू द लार्ज एक्सटेंट एंड ही इज अ मोस्ट इफेक्टिव स्पीकर। बहुत अच्छी तरह से आप एनएलपी के अलग अलग टेक्निक्स यूज करके, आज समझो मुझे बात, आप पब्लिक स्पीकिंग सिखाते हो और बहुत सारी बात आपके पास आ रहा है कि लोग आने के लिए मुश्किल होता है, स्टेज पे आने के लिए मुश्किल, और बात करना तो बात अलग है, शिवरिंग हो जाता है। इट इज सेड दैट 96% पीपल आर स्केर्ड ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। वो डेथ से भी ज्यादा होता है, स्नेक बाइट से भी ज्यादा होता है। लेकिन अगर आपको एक अच्छा पब्लिक स्पीकिंग सीखना हो तो आप एनएलपी का टेक्निक, विजुअलाइजेशन टेक्निक, अगर ये आप सीखते हो और इम्प्लीमेंट करते हो तो लॉट्स ऑफ थिंग्स कैन ट्रांसफॉर्म। और ये टेक्निक किसी भी फील्ड में मदद कर सकते हैं, बहुत सारे फील्ड में ये चीज मदद कर सकते हैं। आप किस तरीके से दीज आर ऑल द फाउंडेशंस। आपको जहाँ पे जरूरत लगे वहाँ पे ये चीज़ आप इस्तेमाल कर सकते हो एंड दैट विल गिव यू सक्सेस। ये टेंशन, स्ट्रेस, डिप्रेशन, ये चीज़ है ना, ये सब चीज़ निकल जाएंगी। तो कहीं कुछ लोग इसको नेगेटिव पर्पस के लिए भी यूज कर सकते हैं, जैसे हार्मफुल हो सकता है, लेकिन दिस
entire information study is to use for the positive purposes. देखो दुनिया है, दुनिया में सब तरीके के लोग रहते हैं, बट टू माई नॉलेज NLP इज बीइंग यूज्ड फॉर द कंस्ट्रक्टिव पर्पस. बहुत अच्छी तरह से उसका, और सो मेनी पीपल आर बेनिफिटेड आउट ऑफ दिस. इट्स एक्सलेंट साइंस. मैं खुद ट्रेडर करके बहुत सारी जगह पे ये NLP का यूज करता हूँ. ओके. और एज अ ट्रेनर जब आप ट्रेनिंग देते हैं तो मोस्टली जो आपके ऑडियंस होती है वो स्टूडेंट्स वगैरह कभी आप ट्रेन करते हैं, तो हाउ यू यूज योर दिस NLP टेक्निक, मतलब आप यूज करने के लिए क्या करते हैं? स्टूडेंट्स के लिए यूज कर सकते हैं, कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए. टू कन्वे योर मैसेज. हाँ, जस्ट टू कन्वे योर मैसेज. एनीथिंग यू वांटेड टू से. इसमें मतलब कि इसकी ये टेक्निक है, ये प्रोसेस है, ये एक स्ट्रक्चर है. इसको एज पर सिचुएशन आप मोल्ड करके वो जगह पे अप्लाई कर सकते हो. कौन सी जगह पे कौन सी जरूरत है, उसमें एक विजुअलाइजेशन टेक्निक हो गया, उसमें एक लाइफ लाइन वाला टेक्निक है, वो भी एक बहुत अच्छी तरह से आप इस्तेमाल कर सकते हो. बहुत सारी चीज़ है. NLP इज अ वेरी पावरफुल मेथड ऑफ टीचिंग एंड यूजिंग. और हमारे यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि दिस, और आपकी लाइफ, अगर आप आज इस यूथ होते, आई मीन इस एज में 20, तो आप क्या करना पसंद करते? देखो, एक बात तो मैं कहूँगा कि मैं यूथ होता तो क्या करने का, मैं तो बोलता कि ये जो यूथ है ना, हम जब यूथ थे तो हमें कुछ नहीं समझता था. शायद हमारे पास इतना एक्सपोजर नहीं था, शायद हमें उतना गाइडेंस नहीं था. आज के टाइम में अगर होते और एक्सपोजर होता, आज के टाइम में होते हैं और एक्सपोजर होते हैं, तो आज के यूथ के लिए मतलब बहुत अच्छा लगा. आज उनके लिए इतने सारे प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज है कि जो चाहिए वो कर सकते हैं. जो व्हाट्सएवर इज देयर इन द माइंड दे कैन अचीव इट. हमारे यहाँ पे ऐसा था कि कॉमर्स, आर्ट्स और साइंस, बस तीन चीज थे. यस. और उसमें से भी जो कन्वीनियंट होता था, जो हाँ, जो दोस्त लोग कहते थे, समझो आप कॉमर्स में गए तो मैं आपके साथ आ गया, मेरे साथ और एक लड़के आ गए, तो दोस्त दिस इज गॉन. आज के बच्चों के लिए, यूथ के लिए देयर आर अबंडेंस ऑफ द अपॉर्चुनिटीज. मेक द बेस्ट यूज ऑफ इट. और मैं यूथ को एक बात कहूँगा कि यू आर अ यूनिक वन. आप यूनिक हो. आप जैसे हो वैसे ही रहो. आपके पास जो स्ट्रेंथ है ना, ये स्ट्रेंथ समझ लो. और लोग क्या कहते हैं, जस्ट फॉरगेट अबाउट दिस. बिलीव इन योरसेल्फ एंड मेक द बेस्ट ऑफ द बेस्ट चॉइस. अपॉर्चुनिटीज आर वेटिंग फॉर यू. तो ये था हमारा यूथ के लिए मैसेज. और सबसे पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने इतने टॉपिक पर बात की. हमने एंजाइटी, डिप्रेशन और इन सब पे बात की, और काफ़ी कुछ अच्छा मैसेज हमने हमारे यूथ को दिया है. सो थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग ऑन दिस MJ टॉक शो. हमारा पहला पॉडकास्ट है, और हमारे ऑडियंस को भी मैं कहना चाहूँगा कि इस पॉडकास्ट को ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि बहुत सारी ऐसी लर्निंग है. कौन कौन सी स्किल्स आज यूथ को आनी चाहिए. प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल आनी चाहिए, कीप आस्किंग क्वेश्चंस आना चाहिए. बहुत सारी स्किल जो BL जोशी सर ने अभी यहाँ पे सिखाई है, वो हमें इंप्लीमेंट करनी है. ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और फिर मिलेंगे हम हमारे अगले पॉडकास्ट में एक नए एक्सपीरियंस के साथ. तब तक के लिए फिर से मिलते हैं. अगर आप BL जोशी सर के बारे में और ज्यादा जानना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर उनकी वेबसाइट है bljoshi.com. उस पर जाकर के विजिट कर सकते हैं. अगर आप उन्हें इनवाइट करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप उनको वेबसाइट के जरिए इनवाइट कर सकते हैं अपने कॉर्पोरेट्स वगैरह सेशंस के लिए. सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच. और हमारी वेबसाइट, हमारे यूट्यूब चैनल पर आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं. लिंक आपको नीचे दिए गए हैं. और अगर आप हमारी वेबसाइट पर हमारे कोर्सेज ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.manishjain.win पर जाकर के आप रजिस्टर कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच.